हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के परिचय को। परिचय तो हल्का फुल्का होगा, कोई खास परिचय नहीं होगा, उतना ज्यादा थोड़ा ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग प्रश्नावली 1.2 के जितने भी उदाहरण है, उदाहरण के भी सारे सवाल को कर रहे हैं। इसके इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को करेंगे। लेकिन मैं इतना तो आपको दावे के साथ कहूंगा, यदि आप परिचय वाला ये वीडियो देख लेते हैं और फिर उदाहरण के सवाल को समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो प्रश्नावली 1.2 के सवाल आपसे स्वतः ही बनेंगे। ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग करें प्रश्नावली 1.2 के परिचय को। आइए हम लोग पढ़ते हैं और क्या है इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि इसमें क्या मैटर है। तो सबसे पहले हम लोग आइए समझने का प्रयास करें। तो मेरे बच्चों, हम लोग प्रमेय 1.2 करने जा रहे हैं। प्रमेय 1.2 जिसको हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होता क्या है? देखिए अब क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो, याद रहे भाज्य संख्या की बात हो रही है। कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, दुनिया में जितने भी भाज्य संख्या है, पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि भाज्य संख्या कहते किसे हैं। वैसी संख्या जो एक से भी भाग लग जाए, खुद से भी भाग लग जाए, किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे ही हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पे आपका भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ताकि जितने भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा कहा है। व्यक्त किया जा सकता है गुणन मतलब किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक 12 ले रहा हूं, यह भाज्य संख्या है। 12 तो भाज्य है क्योंकि एक से भाग लग रहा है, दो से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है। इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मेरे बच्चों, भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या वह है जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे, किसी अन्य से भी भाग लगे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से ही भाग लगे और खुद से भाग लगे, किसी और से भाग नहीं लगे। तो आप भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? आइए थोड़ा सा पहले इस कंसेप्ट को क्लियर कर ले। यहां तक किया जा सकता है, यहां तक थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें। 12 एक भाज्य संख्या है और मान लीजिए मैं इसका फ्रैक्शन कर रहा हूं 2, 2 छकी 12, फिर 2 से आप काटेंगे 2 तिया 6, 3 तो अब किसी से लगेगा नहीं, चाहे तो आप काट सकते हैं 3 का 3। अब आप लिखिए, हालांकि आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 पे घात, चूंकि डबल है तो 2 पे घात 2 भी लिख सकते हैं, 3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप गौर करिए, 2 क्या है? 2 क्या है? आप कहेंगे सर 2 अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या आपका है, क्यों? क्योंकि 2 में मेरे बच्चे आपको एक से भाग लगा इसमें और खुद से ही भाग लगा, इसीलिए 2 अभाज्य संख्या है आपका। फिर ये 3 आया, 3 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें आपका एक से भाग लगा और खुद से भाग लगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। आपने देखा कि हम किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई और संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए मैं मान लीजिए मैं 640 ले रहा हूं, ठीक है, ये मैं ले रहा हूं। तो 2 से आप काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से आप इसको करेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 बार में करेंगे 2 अठा 16, फिर 2 बार करेंगे 2 चौके 8, फिर 20 दूनी 40, फिर 2 से, फिर 5 से। आप गौर करेंगे 2 कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 2 पे पावर 7 गुना 5 लिख सकते हैं। अब गौर करेंगे ये 2 पे पावर जो 7 है,
ये 2 पे पावर 7 आपका क्या है? तो 2 पे पावर 7 मेरे बच्चे ये आपका दो, चूंकि दो अभाज्य संख्या, पावर को छोड़ दीजिए, कुछ भी रहे, किसी भी संख्या पे कुछ भी पावर हो सकता है। तो आप 2 पे गौर करिए, 2 आपका क्या है? तो 2 आपका अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसमें 1 से ही भाग लगेगा और खुद से ही भाग लगेगा। 5 भी आपका अभाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि इसमें 1 से और खुद खुद मतलब 5 से ही भाग लगेगा। तो 2 और 7 5, ये भी अभाज्य संख्या आया। तो मतलब किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आराम से व्यक्त कर सकते हैं। यही कह रही है प्रमेय 1.2। ये प्रमेय 1.2 चीख चीख के ये बात कह रही है, ऐसा है। आगे हम लोग करते हैं, तथा यह, आगे क्या कहा है? तथा यह गुणनखंड, तथा ये जो गुणनखंड आएगा, जैसे मान लीजिए यहां पे एक गुणनखंड आया, वो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब जिसके बराबर दूसरा कोई ना हो, अर्थात वो जो गुणनखंड होगा वो सारे के सारे अभाज्य संख्या ही आएगी, भाज्य संख्या नहीं आने वाली है। आप चाहे तो कुछ भी संख्या वैसा लीजिए, आप मुझे बताइए मैं क्या लूं? आप कुछ भी संख्या लीजिए, आपका भाज्य संख्या ही आएगा, कुछ भी लीजिए। मान लीजिए मैं 132 ले रहा हूं, आप चलिए मान लीजिए मैं 63 ले रहा हूं, 63 ले रहा हूं, इसका मैं फ्रैक्शन कर रहा हूं। तो इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 एका 3, फिर मैं 3 से काटूंगा, 3 सत्ता 21। आपने गौर किया 3 पे घात 2 गुणा 7 आया। मेरे बच्चे 3 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। आप कुछ भी लेके ट्राई करिएगा, किसी भाज्य संख्या को यदि आप उसको गुणनखंड करिएगा तो गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं आएगी वो अभाज्य संख्या आएगी। इस प्रकार के गुणनखंड को मेरे बच्चे, इसी प्रकार, यही कारण है कि इस प्रकार के गुणनखंड को हम लोग एक अन्य नाम देते हैं। इसको नाम दिया गया अभाज्य गुणनखंड, इसको बोला गया अभाज्य गुणनखंड। इसको एक नाम दिया गया जिसको बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला गया इसको, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि इसको कहा गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहा गया? आपने क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम किसी भाज्य संख्या का जब हमने फ्रैक्शन करना शुरू किया, उसका गुणनखंड करना शुरू किया, तो वो अभाज्य संख्या के रूप में ही सारी संख्या आ रही। चाहे हमने 12 लेके देखा, हमने 63 लेके देखा, हमने 640 लेके देखा, तो अभी सारी की सारी अभाज्य संख्या ही आई। तो वो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कह देते हैं। यही आपका प्रमेय 1.2 कहता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के अलावा जब आप किसी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो कोई भी संख्या आपकी भाज्य संख्या नहीं होने वाली है, वो अभाज्य संख्या आएगी। ये चीज आगे कहा है। यही था आपका अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इसमें कुछ खास था नहीं, सारी जानकारी हम लोगों ने कर ही ली है। आइए थोड़ा सा आगे का सवाल करें, उसको आपने समझ ही लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या है, आइए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले आप पढ़िए कि क्या लिखा है। लिखा है कि संख्याओं 4 पे पावर n, कोई संख्या है 4 पे पावर n है। n की जगह पे कोई संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ही की यहां n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। कहा भी है कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब जहां आपका n जो है वो प्राकृत संख्या है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। यहां n आपका प्राकृत संख्या का समुच्चय है, सारे प्राकृत संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, बोल दिया n प्राकृत संख्या है। तो अब आपको सोचना है कि आपको 1 मानना है कि 2 मानना है। मैं तो कहूंगा मेरे बच्चे आप 1 मानिए, छोटा मानिए। जब प्राकृत संख्या बोला तो हम 1 ही क्यों नहीं मानेंगे, है कि नहीं? चलिए जो भी हो, मान लीजिए आपने यहां पे n माना, n को आपने मान लीजिए, सपोज करिए n को आपने, चूंकि n तो प्राकृत संख्या था ही, उसको आपने 1 मान लिया, तो 4 पे पावर n इसकी जगह पे 1 माना, तो क्या निकल के आया? 4 निकल के आया, 4 निकल के आया, है कि नहीं? क्या लिखा है आगे देखिए। आगे कहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, लिखा है कि n कोई ऐसा मान है कि जिसके लिए 4 पे पावर n अंक, 4 पे पावर n रखा जाए, तो वो
जीरो पर समाप्त होता है? n का कोई ऐसा मान है जो जीरो पे समाप्त होता है? n पे मतलब n की जगह पे कुछ ऐसा मान होगा जो अंक शून्य पर समाप्त होगा। मेरे बच्चे अंक जैसे मैं कहूंगा 2 4 6 और 0 में लिखता हूं, यहां पे हमारा अंक समाप्त किधर से हुआ? हमारा अंक शून्य पे समाप्त हो रहा है, अर्थात इकाई अंक 0 हो, इसका यह कहना है कि 4 पे पावर n हो, उसका अंक शून्य पर समाप्त होता है, अर्थात इकाई अंक 0 है। मतलब इनके कहने का भाव यह है कि 4 पे पावर n की जगह पे ऐसा कोई मान है जिसको रखने के बाद ये जो 4 है ना, इसका इकाई अंक 0 हो जाए। अब आप मैं थोड़ा सा आपको गौर कराऊंगा, इकाई अंक 0 कब होता है, थोड़ा सा गौर करिए। कभी भी आप कुछ भी मान रख लीजिए, देखिए एक आपने रखा, n की जगह पे तो हमने प्राकृत संख्या ही रखना है, n की जगह पे तो हमें प्राकृत संख्या ही रखना है, और हमने एक रख लिया तो 4 आया। आप कुछ भी रखेंगे तो नहीं आएगा, इकाई अंक 0 पे समाप्त नहीं हुआ। आप चाहें तो 5 रख के, आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप 2 भी रख के ट्राई कर लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 चौक 16 चौकी 64, इकाई अंक आपका कितना आया? 4 आया। इकाई अंक आपका 0 पे समाप्त होने वाला नहीं है। आप 4 पे घात 3 कर लिए, नहीं हुआ, कुछ भी रखेंगे नहीं होगा। तो इकाई अंक 0 कब होता है? मान लीजिए कोई संख्या, मेरे बच्चे मान लीजिए कोई संख्या 6, मान लीजिए यहां पे 20 है, ठीक है, इसका इकाई अंक 0 है। मैं 10 से शुरू करता हूं, ऐसा करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं जहां से इकाई अंक 0 होता है। मान लीजिए एक संख्या 10 है, एक संख्या 10 है, ठीक है, इसका इकाई अंक तो 0 है। अब हम इसका करते हैं फ्रैक्शन की आखिर में ऐसा क्या है जो इसका इकाई अंक 0 आता है। इसमें देखिए 1 से भी भाग लग जाएगा आप में, ठीक है, आप कहेंगे सर 2 से भी भाग लगता है इसमें, 5 से भी भाग लगता है इसमें, और खुद से भी भाग लग रहा है इसमें, 1 2 5 10 लग रहा है। एक और इकाई अंक वाला लेते हैं, मान लीजिए एक इकाई अंक 20 हो, देखिए इसमें भी 1 से भाग तो लगेगा ही लगेगा, 1 से तो दुनिया की सभी संख्याओं में भाग लगता है, इसमें 2 से भी भाग लगेगा, इसमें 4 से भी भाग लग रहा है, इसमें 5 से भी भाग लग रहा है, इसमें 10 से भी भाग लग रहा है, इसमें 20 से भी भाग लग रहा है। एक और लेते हैं इकाई अंक वाला, जैसे 30 लेते हैं, 1 से भाग लगा, 2 से भाग लगा, 3 से भाग लगा, 5 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, और उसके बाद 15 से भाग लगेगा, उसके बाद आपका 30 से भाग लगेगा। अब आप तीन संख्या में मुझे यह बताइए कि आपने क्या अवलोकन किया, इन तीनों संख्या में आपने क्या अवलोकन किया? आपने देखा, आपने गौर किया कि भाई इकाई अंक यहां पे 0 था, तो यहां भी 2 और 5 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का हुआ, यहां भी 2 गुना 5 के रूप का हुआ, और यहां भी 2 गुना 5 के रूप का हुआ। आपने देखा सब में 2 और 5 कॉमन आ रहा है। इकाई अंक यदि हम लोग 0 लेते हैं, चाहे कोई भी संख्या, एक और लेके देखते हैं, मान लीजिए ये 40 हमने लिया, 40 लिया, तो 40 में किससे किससे भाग लगेगा? आप गौर करिए, 40 में आपका 1 से भाग लगेगा, फिर 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 8 से भाग लगेगा, उसके बाद 20 से भाग लगेगा, उसके बाद 40 से ही भाग लगेगा। इतने संख्याओं से भाग लग रहा है। इसमें भी आप देखेंगे 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। मेरे बच्चों, हमने एक निष्कर्ष निकाला कि इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए, इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए किसी संख्या पे घात कितना है यह मायने नहीं रखता, यह मायने नहीं रखता कि इस पे कितना घात है, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। ये मायने रखता है कि क्या इस संख्या का हमने फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन आप करेंगे क्या होगा, 4 का करेंगे 1 होगा, 2 होगा या 4 होगा। फ्रैक्शन किया तो क्या वो 2 गुना 5 के रूप का होता है? क्या 2 गुना 5 के रूप का होता है? यदि 2 गुना 5 के रूप का इसका फ्रैक्शन हो जाता तो हम स्पष्ट कहते
किसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होता, नहीं तो नहीं होता। जैसा कि हम लोगों ने इकाई अंक लिया, यहां पे एक ऐसी संख्या ली 10 जिसका इकाई अंक 0 था। वहां भी आप देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 है। एक और हमने संख्या लिया 20 जिसका इकाई अंक 0 था, यहां भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 था। एक और हमने संख्या लिया 30 जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 था। सिर्फ 2 और 5 नहीं, और भी बहुत सारी संख्या, लेकिन हमने ये देखा कि सब में 2 और 5 कॉमन हो रहा है। चाहे हमने 10 लिया, इसमें 2 5 है, 20 लिया, इसमें 2 5 है, 30 लिया, इसमें 2 गुणा 5 है, 40 लिया, इसमें भी 2 गुणा 5 है। आप चाहें तो मेरे बच्चे 50 लेके देख लीजिए, उसमें भी 2 गुणा 5 शायद होगा। आप कहेंगे सर नहीं, मैं 60 लेके देखता हूं, क्या 2 गुणा 5 हो जाएगा? तब मैं आपकी बात मानूंगा। आइए आप 60 लेके देख लीजिए। एक 60 लेके आपके लिए एक 60 लेते हैं। जैसे मान लीजिए 60 में आपका 1 से भाग लगा, 2 से भाग लगा, 3 से भाग लगा, 4 से भाग लगा, 5 से भाग लगा, 6 से भाग लगा, 12 से भाग लगा, 15 से भाग लगा, 30 से भाग लगा, सॉरी 20 से भी भाग लगेगा, फिर 30 से भी भाग लगेगा, फिर 60 से भी भाग लगेगा। अब आप देखिए इसमें भी आपका 2 और 5 है कि नहीं है ना? 2 और 5। आप कुछ भी करिए जिसका इकाई अंक 0 होगा, उसमें 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहेगा ही रहेगा। ये हमने निष्कर्ष निकाला। अतः किसी भी संख्या पे घात कितना है ये मायने नहीं रखता कि उसका इकाई अंक 0 होगा कि घात कितना है। नहीं, घात बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता? मायने ये रखता है कि उसका इकाई अंक नहीं, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का है कि नहीं। यदि उसका अभाज्य गुणनखंड करे 2 और 2 गुना 5 के रूप का हो जाए तो उसका इकाई अंक 0 100% होगा। जैसा कि आपने देखा 2 गुना 5 के रूप का हुआ इकाई अंक 0, 2 गुना 5 के रूप का हुआ इकाई अंक 0, 2 गुना 5 के रूप का हुआ इकाई अंक 0, 2 गुना 5 के रूप का हुआ इकाई अंक 0, 2 गुना 5 के रूप हुआ इकाई अंक 0। एक और लेते हैं। अब आप कहेंगे मैं आपको एक ऐसी संख्या लेके दिखाता हूं जिसका इकाई अंक 0 नहीं है। मेरे बच्चे देखिएगा उसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं होगा, दावे के साथ कहूंगा मैं। आइए हम लोग ट्राई करें, हम लोग यहां पे ट्राई करते हैं, ठीक है? सवाल तो अभी आपको समझा रहे हैं बस। मान लीजिए मैं एक संख्या ले रहा हूं, 12 ले रहा हूं। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 से भाग लगेगा इसमें, 2 से भाग लगेगा इसमें, 3 से भाग लगेगा इसमें, 4 से भाग लगेगा इसमें, 6 से भाग लगेगा इसमें, 12 से भाग लगेगा इसमें। इकाई अंक देखिए 0 नहीं था तो 2 तो आया बट 5 कहीं नहीं दिखा, कहीं भी 5 नहीं दिखा। कहीं दिखा क्या? कहीं दिखा क्या? नहीं। मैं एक और लेता हूं संख्या 15, मैं एक और 15 ले रहा हूं। अब इसका फ्रैक्शन करेंगे, मतलब 1 से भी 15 में भाग लगता है, 3 से भी 15 में भाग लगता है, 5 से भी 15 में भाग लगता है और 15 से भी 15 में भाग लगता है। इकाई अंक मेरे बच्चे 0 नहीं था, यहां 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया, 2 नहीं आया। इससे सिद्ध है कि इकाई अंक 0 होने के लिए 2 और 5 आना कंपलसरी है, लेकिन यहां इकाई अंक 0 नहीं था तो देखिए 2 आया 5 नहीं आया। यहां पे इकाई अंक 5 था, मतलब 0 नहीं था तो 5 तो आया लेकिन 2 नहीं आया। लेकिन और कोई संख्या आप ट्राई करिए, और भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए किसी संख्या पे घात कितना है, पावर कितना है, ये मायने नहीं रखता। उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में का होता है या नहीं। यदि 2 गुना 5 के रूप का होता है तो वह अभाज्य, तो हम कहेंगे कि उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त होगा। यदि 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है तो उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है। ये हमने निष्कर्ष निकाला। क्या ये चीज आपको समझ में आया? यदि आपको ये चीज समझ में आया तो फटाफट आप कमेंट करके हाँ लिखेंगे। यदि आपको ये समझ में आ गया मेरे बच्चे तो आप कमेंट करके हाँ लिखिए कि हाँ समझ में मुझे आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है? ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए, आशा है कि ये आपने समझ लिया होगा। खैर चलिए हम लोग इस सवाल को अब करते हैं। ये तो अभी आपको समझा रहा था कि इकाई अंक 0 तभी होगा जब वो 2 गुना 5 के रूप का होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है।
आइए हम लोग करते हैं इस सवाल को। मैं इसको मिटा लेता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इस सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए सवाल को करिए। अब पढ़िए क्या लिखा है कि संख्याओं पर 4 पे पावर n पर विचार करिए। अब देखिए 4 पे पावर n है, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है n की जगह पे। हम ये देखेंगे इसका फ्रैक्शन क्या है, 2 गुना 2 के रूप का है। 2 गुना 2 के रूप का है, तो ये कभी भी नहीं होगा। 2 गुना 5 के रूप का होता तभी संभव था, ये होगा ही नहीं। विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पे समाप्त होगा। हम लोग कहेंगे, चूंकि हम लोग लिखेंगे, सिर्फ लिखना है इसमें कि इकाई अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए या इकाई अंक शून्य होने के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई अंक शून्य होने के लिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन लेकिन 4 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 पे पावर n के रूप का है अतः हम कह सकते हैं कि 4 पे पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये आपको लिख देना है, सिर्फ इसमें मेरे बच्चे भाषा लिखना था, ठीक है। हम लोगों ने लिख दिया कि इकाई अंक शून्य पर, यहां पे पढ़ लिख लीजिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना अनिवार्य है। लेकिन 4 पे पावर n का, मेरे बच्चे यहां पे 4 पे पावर n है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 के ही रूप का है ना, 2 गुना 2 के ही रूप का है। लेकिन 4 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 पे पावर n के रूप का है, अतः हम कह सकते हैं कि 4 पे पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। दैट्स ऑल, बस इतना ही लिखना था। क्या आपको यह समझ में आ गया? मेरे बच्चे, एक सवाल को समझाने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा एग्जाम्पल से समझाया गया, और आशा है कि यदि आपने ठीक तरीके से इस सवाल को किया होगा, समझा होगा, तो ये तो आपको बिल्कुल भी
आजीवन, ये तो आप भूलने वाले नहीं है। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं बढ़ रहा हूं आगे। चलिए आइए उदाहरण नंबर 6 करें। उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा है, देखिए। लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 6 का फ्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये 6 है, 6 का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, साइड में करके लेते हैं। ठीक है, या फिर यहां भी कर लीजिए, 2 गुना 3 ही आएगा इसका फ्रैक्शन करेंगे तो। 20 का करेंगे कितना आएगा, 20 का आप करेंगे तो इस तरीके से आप साइड में कर सकते हैं। ठीक है, 2 और 2 5, तो कितना आया, 2 गुना 5, सारा ही लिखना है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। 20 का भी फ्रैक्शन कर लिया, 6 का भी कर लिया, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि कर लिया। अब सारी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। 6 भाज्य संख्या था, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। 20 भी भाज्य संख्या था, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब हमें निकालना है, तब हम कहेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मेरे बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तम समावर्त्य भी बोलते हैं। इसको हम लोग मौसौ लिखेंगे। क्या मौसौ में आप क्या लिखते हैं, जो दोनों में मिले, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में इंटरसेक्शन हो, केवल वो लिखना है। तो देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, आप ये 2 लिख लीजिए। यहां पे आप 2 लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन मिले केवल वही आपका मौसौ होगा। देखिए यहां पे 3 है, इसमें 3 नहीं है, कहीं नहीं लिखना है। इसमें 2 है, 2 तो पहले से लिखा जा चुका, अब दूसरा 2 इसमें नहीं है तो वो नहीं लिखना है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, वो नहीं लिखना है। ये आपने मौसौ निकाल दिया। अब आपको निकालना है लॉसौ, एलसीएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य, लॉसौ भी शॉर्टकट में कहते हैं। एलसीएम के लिए मेरे बच्चों आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो दोनों में मिले पहले आप वो लिख लीजिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, वो आप लिखिए। बाकी वो सब संख्या लिखिए जो किसी में नहीं मिलता हो। जैसे इसमें 3 नहीं मिला तो 3 भी लिखिए, इसमें 2 नहीं मिला तो इसको 2 भी लिखना है, इसमें 5 नहीं मिला तो इसमें 5 भी लिखना है। आइए गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अतः आपने निकाल लिया, अतः लास्ट में लिख लीजिए, अतः HCF 2 LCM 60, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, HCF 2 है और LCM आपने कितना निकाल दिया, 60। ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। मेरे बच्चे क्या आपने इसको समझा, क्या आपको ये समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया? यदि समझ में आ गया तो चलिए हम लोग आगे अगला उदाहरण करें। आगे का उदाहरण है 7 नंबर का। देखिए 7 नंबर में क्या है, बड़ा ही प्यारा उसी टाइप का सवाल। यदि आपको वो समझ में आया होगा तो ये जबरदस्ती आएगा। आइए करते हैं, फिर वही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 मेरे बच्चों भाज्य संख्या है, 404 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में करके एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर इसका एलसीएम भी निकालना है। आइए हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले हमें 96 का फ्रैक्शन करके रखना पड़ेगा। 96 का कैसे करेंगे, तो फटाफट कर लीजिए। 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 छकी 12, फिर 2 तिया 6। बस सबको लिख लेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 2 तो 5 हो गया और गुणा में यहां पर आप 3 लिख लीजिए। ठीक है, 404 का फ्रैक्शन करना है। फ्रैक्शन मीन अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 2 से पहले भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब क्या लगेगा, 2 से 0 1। अब तो ये किसी से भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 404 बराबर आपका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 101 के रूप का है। अब आपको निकालना है HCF, जिसको हम लोग मौसौ भी कहते हैं। तो जो दोनों में मिले वही लिखना है। देखिए इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों के बदले 1 लिखना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में इंटरसेक्शन हो, केवल वो लिखना है।
2 हो गया। और देखिए इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, वो नहीं लिखना है। आपका फाइनल हो गया 4 आंसर। एक तो आपने 4 बोल दिया। अब आपको उसके बाद कहा है कि फिर एलसीएम भी निकालिए। एलसीएम जिसको हम लोग लघुत्तम समावर्त बोल देते हैं, लघुत्तम समावर्त। अब इसमें क्या है, नियम ये है कि पहले जो दोनों में मिले वो लिखिए। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2, इसमें भी 2 मिल गया, इसमें भी मिल गया, दोनों के बदले 1 2। अब जो नहीं मिले वो सारा लिखना है। क्या नहीं मिला, ये नहीं मिला, सारा लिखिए पहले। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, यहां पे 101 नहीं मिला, ये भी लिखिए। चलिए अब गुना करते हैं। कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मेरे बच्चे 32 तिया 96, 32 तिया 96 हो जाएगा। आप गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 गुना 101 अब करना है आपको। 101 गुना आप 96 करेंगे, 96 को एक बार में पढ़ेंगे। 96 के 6 हाथ में रहा 9, और 96 जीरो 099, और यहां हो जाएगा 96। गुना करेंगे आपका हो जाएगा 96 96। तो गुना करेंगे तो 96 96 ही हो जाएगा, ठीक है। अतः आप लिखेंगे यहां पे, अतः HCF आपका जो निकला है वो 4 निकला है, और LCM जो वो निकला आपका वो 96 96 96 96 निकला। ये आपका एलसीएम। ये लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे, ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में यही देखता है। आपको लास्ट में ये चीज लिखना ही लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम बिल्कुल इसी तरीके से सारी चीजें सीक्वेंस में आपको लिखनी है, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। क्या आपने ये समझ लिया? क्या आपको ये इसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन है? आइए एक लास्ट एग्जांपल करें इस चैप्टर का, प्रश्नावली 1.2 का। आइए करके देखते हैं। मेरे बच्चे इसमें 3 प्रकार की संख्या आ गई। लिखा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो आइए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे हल। हल लिखेंगे और इस प्रकार का चिन्ह देंगे, इसको कहते हैं इस प्रकार से। तो 6 को हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो 2 गुना 3 ही होगा। चाहे तो बेशक आप करके देख लीजिए, 6 को करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 और 3 ही होगा। फिर उसके बाद आपका 72 है, 72 को करेंगे 2 से तो 36 बार में, 2 से करेंगे 18 बार में, फिर 2 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। सारा का सारा आप लिख लीजिए। 72 है, उसको आपने फ्रैक्शन किया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 के रूप का हुआ। फिर आपको करना है 120 का। तो 120 का हम लोग यहां पे कर लेते हैं। 2 से आप करेंगे 2 छक्की 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 15 दूनी 30, फिर 3 से करेंगे 3 पचा 15। अब सारा आप लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये आपने लिख लिया। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपको HCF क्या निकालना है, दोनों निकालना है। HCF आपको यहां से मौसौ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे मौसौ, जो तीनों में मिले वो लिखना है, तीनों में जो इंटरसेक्शन हो, तीनों में जो कॉमन हो, केवल वो लिखना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसके बदले 1 2 आप यहां लिखेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, इसके बदले आप 1 3 लिख लेंगे। बाकी इसमें अब तीनों में जो मिले केवल वो लिखना है। आपका 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब रही बात एलसीएम। मेरे बच्चे एलसीएम में बहुत बड़ा लॉजिक है। अब 3 अंक का 2 अंक का तो एलसीएम हमने बहुत ही झटके से कर दिया, बड़े ही आसानी से कर लिया। अब 3 अंक का एलसीएम थोड़ा सा अलग होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा नहीं। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है ना, जो तीनों में मिला उसको एक बार लिखना है, एक बार ओनली। 1 2 3, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार आपको 2 लिख लेना है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, उसके बाद एक बार 3 लिखना है। कॉमन लिख लिया। अब आप 2 में कॉमन देखिए। अब 2 में जो कॉमन है, जैसे इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के बदले 1 ही लिखना है, 3 के बदले भी 1 ही लिखना है। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसके बदले आपको 1 ही 2 लिखना है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसके बदले आपको 1 ही 2 लिखना है।
और फिर देखिए अब जो नहीं मिला वो सारे लिखना, जैसे इसमें 3 है, वो इसमें नहीं मिला तो हम लोग 3 भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें 5 है, नहीं मिला हम लोग 5 भी लिखेंगे। आइए गुना करके देखते हैं कितना है। गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 3 दूनी 6, 60 गुना 6 करेंगे 360 आएगा। आपका कितना आएगा? 360। अतः हम लोग लास्ट में लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये आपको लिखना ही है, कुछ भी हो जाए, धरती उलट पलट जाए मेरे बच्चे, ये लिखना ही है आपको। अतः HCF, अतः HCF जो आपका निकला है वो 6 निकला है, और LCM जो आपका निकला है वो आपने 360 निकाला है। ये आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया। इसमें थोड़ा सा यहां पे रहा कि कॉमन वाला सेक्शन, इसको आप कई बार देखेंगे, नहीं समझ में आया तो सवाल को एक बार कमेंट करके जरूर पूछेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए, अपने 10-20 दोस्तों के पास शेयर भी करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे यूट्यूब चैनल के विषय में और इस क्लास के विषय में। ठीक है, तो ये तो फाइनली सवाल था, बस 6 इतने ही उदाहरण थे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को करेंगे मेरे बच्चे। आज हम लोग फिलहाल इतना ही कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 में एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, वन शॉट खत्म करने जा रहा हूं, तो इसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं। आशा है कि आपने ये समझा होगा और किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं रही होगी। अब मैं फिर वही कहूंगा कि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।